हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं विनीता वर्मा, टारगेट टीजी टू होम साइंस, आपका स्वागत करती हूँ। आप लोगों के कहने पे मैं आज टेक्सटाइल का कुछ पार्ट लेकर आई हूँ। आप उसको ध्यान से पढ़िए और समझिए। मैंने अपना प्रयास किया है। वक्त के बहते दरिया में कुछ तो बाहें मारो तुम, जीत अगर मुमकिन न हुई तो लड़ते लड़ते हारो तुम। इससे मतलब इन पंक्तियों से ये है कि हमें अपनी कभी हार नहीं माननी चाहिए, कोशिश करते रहना चाहिए। आज नहीं तो कल सफलता मिलेगी ज़रूर, क्योंकि सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन एक दिन ज़रूर मिलती है। इसलिए हमारे छोटे छोटे प्रयास हमको एक दिन हमारी मंजिल तक पहुंचाने में आसान करेंगे। चलिए आइए हम देखते हैं रेशों का वर्गीकरण। आप लोगों ने कहा था टेक्सटाइल की क्लास लाने के लिए, इसलिए हम खुद से हमने बनाया है बहुत शॉर्टकट नोट। ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, चाहे टीजीटी, पीजीटी या पीपीएससी के लिए भी शॉर्टकट नोट्स हमने बनाया है। इसलिए मैंने खुद अपने हाथ से लिखा है, इसलिए काफ़ी समय लगा है। आप लोग उसको ध्यान से पढ़िएगा, जहाँ पर भी इम्पॉर्टेंट है हमने अंडरलाइन कर दिया है। देखिए रेशों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ फाइबर। रेशा या तंतु वस्त्र की मूल इकाई होती है। इसका यही से फर्स्ट लाइन से ही टीजीटी 2021 में प्रश्न उठा था कि सब जो है सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी जो है क्या होता है। तो यहीं से क्वेश्चन उठा था कि रेशा सबसे छोटी इकाई होती है। इसको जो है कभी कभी तंतु या रेशा सूत में हम लोग फ़र्क नहीं समझ पाते, इसलिए आप लोग इंग्लिश वर्जन ज़रूर देख लीजिएगा। फाइबर सबसे छोटी इकाई होती है। फिर आइए देखते हैं कि कैसे कैसे कपड़ा बनता है। सबसे पहले तंतु, फिर सूत। सूत को धागा भी लिखा जाता है, या फिर आप अगर कंफ्यूज हो रहे हैं तो ज़रूर से ज़रूर परीक्षा में आप इंग्लिश वर्जन ज़रूर देख लीजिएगा। यहाँ पर तो सबसे पहले तंतु, तंतु से सूत बनता है, सूत या फिर धागा कह सकते हैं। फिर आप वस्त्र बनाइए और फिर वस्त्रों से पहनने योग्य कपड़ा बनता है, या करघे से उतरा हुआ जो कपड़ा होता है। फिर ये देखते हैं रेशों का वर्गीकरण। रेशे हमको दो प्रकार से प्राप्त होते हैं, एक है प्राकृतिक जगत से, एक है कृत्रिम जगत से। सबसे पहले हम प्राकृतिक जगत से देख लेते हैं कि जो है कहाँ कहाँ से प्राकृतिक जगत में मिलता है, उसके बाद हम देखेंगे कृत्रिम जगत से। प्राकृतिक जगत में देखिए तीन जो है प्रकार से मिलता है। पहला है वनस्पत जगत, दूसरा जानतो, तीसरा खनिज जगत से। वनस्पत जगत के देखिए रेशे कौन कौन से हैं। वनस्पत जगत से देखिए सबसे पहले हमें मिलता है कपास, लिनन, कपोक, जूट, हेम्प, चाइना ग्रास, रेमी, सीसल, पिना, अबाका, मनीला। ये सारे हमको वनस्पत जगत से प्राप्त होते हैं। अब ये है कि इसी में कुछ तने से, कुछ पत्तियों से, कुछ बीज से, कपोक से, जैसे जैसे मान लीजिए रेमी, सीसल है, ये पत्तियों से प्राप्त होते हैं। लिनन हो गया, कपास हो गया, ये हमको तने से और बीज के कोये से प्राप्त होता है। लेकिन ये सारे वनस्पत जगत से हमको रेशे प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट है जानतो जगत से, या कह सकते हैं कि हमें प्राणिज जगत से। और ये सारे रेशे हमको प्राप्त होते हैं प्राणियों से, तो इसलिए ये बाल कह सकते हैं जिस प्रकार से रेशम और ऊन, तो ये प्रोटीन युक्त रेशे होते हैं। रेशम जो है शहतूत के कीड़े पर इसका जो है पलता है कीड़ा, उससे प्राप्त होता है, और ऊन भेड़ की खालों से प्राप्त होता है, इसलिए ये प्रोटीन जगत से प्राप्त हो गए रेशे, प्रोटीन युक्त हो गए रेशे। फिर अगला है खनिज जगत। खनिज जगत से हमको सोना, चांदी और एस्बेस्टस शायद यहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, नहीं टाइप हो पाया है, तो आप जानिए सोना, चांदी और एस्बेस्टस हमको खनिज जगत से प्राप्त होता है। फिर आइए हम देखते हैं जो है ऑरेंज कलर से लिखा हुआ है कृत्रिम जगत से प्राप्त होने वाले वो रेशे हैं। हमने उसका वर्गीकरण नीचे किया हुआ है ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो देखते हैं कृत्रिम जगत से कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है। कृत्रिम जगत में सबसे पहले एसीटेट, सेलुलोज, फिर है मानवाकृत रेयान, जिसको रिजेनरेटेड रेयान भी कहते हैं, रिजेनरेटेड फाइबर भी कह सकते हैं। ये पुनर्निर्मित सेलुलोज है, इसमें 50% सेलुलोज और 50% कृत्रिम कह सकते हैं, या जो है केमिकल्स मिले हुए होते हैं, दोनों से मिल करके बनता है। ये पहला मानवीकृत सेलुलोज रेशा है पुनर्निर्मित। ये यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना है, बहुत इम्पॉर्टेंट है आपका। हमारा रेयान से क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि पिछली परीक्षाओं में लिनन से, काटन से क्वेश्चन देखने को मिले हैं, तो हो सकता है इस बार रेयान से प्रश्न उठे।
फिर है रासायनिक विधि से। देखिए रासायनिक विधि से कौन कौन से रेसे तैयार किए जाते हैं। इसमें है सबसे पहले नाइट्रोसेलुलोज, फिर विस्कस, कुप्रामोनियम, नायलान, आरलान, टेरिलान और फाइबर ग्लास। फाइबर ग्लास सबसे हमारा आधुनिक रेशा है। ये सारे हमारे बिल्कुल जो है 100% कह सकते हैं केमिकल वाले या रासायनिक विधि से तैयार किए जाते हैं। इसमें पूर्णतः केमिकल से ही ये सारे रेशे बनते हैं। और आइए देखते हैं कृत्रिम जगत से संपूर्ण रेशे फिलामेंट के होते हैं, उनको हम मीटर में नापते हैं। यानी कि कृत्रिम जगत से जो रेशे बनते हैं वो स्पिनेट छिद्रों पे आधारित होते हैं, तो उनको अपनी इच्छा अनुसार बढ़ा घटा सकते हैं, इसलिए वो अधिकतर लंबाई में ही बनते हैं, उनको फिलामेंट कहते हैं और इनका मेजरमेंट मीटर में होता है। नेक्स्ट है प्राकृतिक जगत में रेशम को छोड़कर सारे रेशे स्टेपल होते हैं, यानी कि छोटे होते हैं और छोटे रेशों को स्टेपल कहते हैं। रेशम एक प्राकृतिक जगत का ऐसा रेशा है जो कि फिलामेंट में मेजरमेंट होता है इसका। बाकी और कपास सबसे छोटा रेशा है, इसको हम इंच में नापते हैं। यानी कि सबसे बड़े रेशे को फिलामेंट कहते हैं, छोटे रेशे को स्टेपल कहते हैं और बड़े रेशे को मीटर में नापते हैं, छोटे को इंच में नापते हैं। फिर आइए इस प्रकार से हमने जाना कि कैसे धागा बनता है। फिर आइए देखते हैं धागे से मशीन तक पहुंचते हैं या हमारा धागा मशीन तक कैसे पहुंचता है और फिर उसके बाद उसकी कताई कह सकते हैं या स्पिनिंग किस प्रकार से होती है, उसके प्रोसेस हम देखेंगे। आइए देखते हैं स्टेप ऑफ स्पिनिंग। देखिए पहला है कार्डिंग। कार्डिंग का अर्थ है धुनाई करना। नेक्स्ट है ब्लेंडिंग या ब्लेंडेड भी कह सकते हैं। इसमें क्या होता है, दो रेशों को आपस में मिलाया जाता है। फिर है सॉर्टिंग, छांटना। फिर है ड्राइंग, खींचना, छोटे बड़े रेशों को या छोटे से जो बड़े बड़े रेशे होते हैं उनमें से छोटे बड़े रेशों को छांटना या अलग करना। फिर है कॉम्बिंग या कंघी करना, यानी कि इसको हम कह सकते हैं कि कंघी के द्वारा एक बार रेखा को समांतर करना या रेशों को समांतर करना। फिर है रोविंग या ट्विस्टिंग कह सकते हैं, इसको कहते हैं ऐंठन देना। इस ऐंठन देने से रेशा हमारा क्या होता है, मजबूत हो जाता है। इस प्रकार फिर हम लास्ट में हमारा स्टेप होगा स्पिनिंग। सारी ऊपर की जो स्टेप है इनको कंप्लीट करने के बाद हमारा रेशा क्या होता है, कताई करने के लिए तैयार हो जाता है। हम उसको फिर कताई करके सुरक्षित शुद्ध जो है धागा प्राप्त करते हैं। फिर आइए देखते हैं कताई के प्रकार या कह सकते हैं धागे को हम किस किस विधि से काटते हैं। सबसे पहला इसमें भी आता है यांत्रिक विधि और आता है रासायनिक विधि। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं यांत्रिक विधि के द्वारा या यांत्रिक कताई, जो कि कह सकते हैं मैकेनिकल स्पिनिंग। इसमें भी दो प्रकार हैं। पहला है सामान्य यांत्रिक विधि, दूसरा है परंपरागत। परंपरागत में देखिए, परंपरागत में सबसे पहले आता है तकली और चरखा। और आप ये जानते हैं, जरूर आप लोगों ने पढ़ा होगा कि तकली हमारा सर्वप्रथम स्पिनिंग करने का या धागा कटाई करने का यंत्र था। ये सबसे पहला यंत्र था। तकली के माध्यम से हाथ से ही धागे का निर्माण किया जाता था। फिर उसके बाद धीरे धीरे चरखा आया। फिर ये देखते हैं अगला सामान्य यांत्रिक विधि। देखिए सामान्य यांत्रिक में क्या होता है, सबसे पहले है रिंग कताई। और इस रिंग कताई के द्वारा जो धागा प्राप्त होता है वो बहुत ही सर्वोत्तम होता है, इसलिए इसकी कताई क्या मानी जाती है, अच्छी मानी जाती है। इस तरह से प्रश्न बन सकता है कि सबसे या रिंग कताई से कैसा धागा प्राप्त होता है, अच्छा या मोटा या घर्षण युक्त या बुरा। तो इसमें हम क्या आंसर देंगे, अच्छी। इसलिए हमने शॉर्टकट में लिख दिया है कि रिंग कताई से अच्छा धागा प्राप्त होता है, एक अच्छी कताई मानी जाती है। फिर अगला है स्वयं ऐंठन कताई। देखिए स्वयं ऐंठन कताई में होता है, इससे धागा कैसा प्राप्त होता है, सुंदर मजबूत और चिकना धागा इससे हमको प्राप्त होता है। फिर अगला है खुली और अंतिम कताई। इस खुली और अंतिम कताई में मोटा धागा प्राप्त होता है, कड़ा, रुक्ष और मतलब भद्दा सा धागा इसमें प्राप्त होता है। फिर अगला है घर्षण कताई कह सकते हैं। घर्षण कताई में क्या होता है, सुंदर और चिकना धागा हमको प्राप्त होता है। फिर है ऐंठन रहित कताई। ऐंठन रहित कताई में मजबूत धागा हमको प्राप्त होता है। फिर आखिरी है इलेक्ट्रोस्टैटिक कताई, इसमें भी हमको मजबूत धागा प्राप्त होता है। फिर देखिए अगला, ये तो हो गए सारे हमारे यांत्रिक कताई के या मैकेनिकल स्पिनिंग कह सकते हैं। फिर अगला है रासायनिक कताई या केमिकल स्पिनिंग। इसमें भी देखिए, इसमें एक आती है आर्द्र कताई कह सकते हैं या नमी, जैसे कि और ये आर्द्र कताई या नमी वाली कताई सर्वप्रथम की गई थी, या कह सकते हैं केमिकल स्पिनिंग में सर्वप्रथम
किस कताई द्वारा रेशा काता गया, तो हम इसका आंसर करेंगे आर्द्र कताई के द्वारा, ये सर्वप्रथम है। फिर इसके बाद नेक्स्ट है शुष्क कताई, फिर है पिघली कताई और लास्ट में है बायो कंपोनेंट कताई। इन जो है विधियों से, रासायनिक विधि से रेशों की का निर्माण कह सकते हैं, रेशे की कताई की जाती है। फिर आइए देखते हैं ट्विस्टिंग, कह सकते हैं ऐंठन, यानी कि जो धागे में जो हम रेशा से धागा बनाते हैं तो उसमें ऐंठन देते हैं। टीपीआई का फुल फॉर्म होता है ट्विस्टिंग पर इंच। ये आप इम्पॉर्टेंट है, आप लोग इसको कहीं पर अपने नोट्स में या कहीं पर भी आप जो है नोट्स कर सकते हैं, उसको इम्पॉर्टेंट है, टीपीआई पूछ सकते हैं। और इसकी भी 3 श्रेणियां हैं। ट्विस्टिंग की क्या है, 3 श्रेणियां हैं, आप इनको देखिए। पहली है निम्न श्रेणी, इसमें 0 से 3 पर इंच ऐंठन होती है लगभग। फिर दूसरी है औसत श्रेणी, औसत श्रेणी में 3 से 7 प्रति इंच ट्विस्टिंग होती है। फिर उच्च श्रेणी में इसमें यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत बार आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखिए, आपको क्वेश्चन मिलेगा कि ऐंठन या कह सकते हैं ट्विस्टिंग कितनी श्रेणियाँ बांटी गई हैं, या उच्च श्रेणी में कितनी पर इंच ट्विस्टिंग होती है, या औसत श्रेणी में। तो इसलिए आप लोग इसको भी कहीं नोट डाउन कर लीजिएगा। उच्च श्रेणी में 7 से 12 प्रति इंच तक की ट्विस्टिंग होती है। फिर आइए हम देखते हैं जब हमारी स्प्रिंग करके धागा तैयार होता है तो वो जो है लंबवत धागा होता है, या हम कह सकते हैं कि करघे पर हम जब चढ़ाते हैं तो एक लंबवत धागा होता है जिसको हम ताने का धागा कहते हैं। फिर एक है क्षैतिज धागा, इसको हम बाने का धागा या भराई का धागा भी कहते हैं। और फिर जो धागा तैयार होता है तो दोनों धागों के सिरों को हम कहते हैं इंड व पिक कहते हैं, या दोनों धागा यानी कि जो जहाँ से शुरुआत और उसका एंड होता है उसको हम पिक और इंड कहते हैं। फिर आइए हम आगे बढ़ते हैं। आप लोग इसको बहुत ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। हमने बहुत ही कोशिश की है आप लोगों के लिए। आपने कहा था कि हमारा पेपर लगा है बीपीएससी का, मैम जो है टेक्सटाइल पढ़ाइए, इसलिए हमने इसको मतलब मेरे पास और बहुत ही विस्तृत नोट्स रखे हैं, बहुत सी किताबें हैं, और हम चाहते तो उससे सीधा सीधा आपको पढ़ा सकते थे, लेकिन हमने सोचा कि समय कम है, आप लोगों को बहुत कम से कम में कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपको प्रोवाइड करा सके, इसलिए जो है हमने बहुत ही मेहनत किया। इसीलिए हमने आपसे बताया था, जो भी जिसने भी कमेंट किया था आप उसको देखिएगा। आपने कहा था टेक्सटाइल आपकी डिमांड पे ही हमने इसको बनाया है। देखिए लिखने में जो है टाइम लगता है और हमने हाथ से ही लिखा है, तो आप इसको रिवाइज़ ज़रूर करिएगा। देखिए फिर आता है, पहले हमने रेशा देखा, रेशे से फिर हमने कताई की, धागा तैयार किया, फिर उस धागे से हम क्या करेंगे, वस्त्र की बुनाई या वेविंग कहते हैं। और देखिए बुनाई भी 2 प्रकार की होती है, ये यहाँ पर बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट बनता है। बुनाई में एक निटिंग आती है और एक वेविंग आती है, ये ज़रूर ध्यान रखिएगा। कभी कभी जो है स्टूडेंट्स ध्यान नहीं करते हैं। जो निटिंग होती है वो बुनाई सिलाइयों से की जाती है, जो हाथ से की जाती है, या मशीन से जो स्वेटर की या ऊनी कपड़ों की होती है वो निटिंग कहलाती है। और वेविंग कहलाती है बुनाई, जो ये रेशों से हम कपड़े तैयार करते हैं वो वेविंग कहलाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखिएगा। आइए फिर हम देखते हैं कि किस प्रकार से रेशों से वस्त्र तैयार किए जाते हैं। देखिए सबसे पहले इसके लिए हम करघे का इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम लूम भी कहते हैं। देखिए उसके द्वारा किस प्रकार से वस्त्र तैयार किए जाते हैं। वस्त्रों की बुनाई में जिस फ्रेम का उपयोग करते हैं उसको करघा कहते हैं, और यह भी 2 प्रकार का होता है। एक है हाथ का करघा हैंडलूम, अगला है बिजली का करघा पावर लूम। करघे के भाग, देखिए करघे के 5 भाग हैं। पहला है वार्प बीम, अगला है क्लॉथ बीम, फिर है हार्नेस, फिर शटल, फिर रीड। और देखिए आप लोग, हमने यहाँ पर सिर्फ नाम लिख दिया है, आप लोग इसके अंदर का मतलब हेडिंग ज़रूर पढ़ ले, क्योंकि जब इसे अगर हम बिल्कुल सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट चलेंगे तो फिर हमारा पेपर कभी क्लियर नहीं होगा। इसलिए हमको डिटेल में ज़रूर पढ़ना पड़ेगा, पर हम इतना पूरा डिटेल तो यहाँ पर दे नहीं सकते थे, इसलिए हमने नाम लिख दिया। आप इन 5 हेडिंगों के बारे में पढ़ लीजिएगा, या फिर जैसा होगा आप हमें बताइएगा, फिर इसके हम अंदर की डिटेल भी आपको प्रोवाइड कराएंगे। फिर आइए देखते हैं बुनाई की अवस्थाएं, कि किस किस प्रकार से अवस्थाएं हैं और वस्त्र तैयार होते हैं। कपड़ा बुनने के लिए करघे पर 2 समकोण जो है दिशाओं में ऊपर नीचे बाएं 2 धागे होते हैं। सर्वप्रथम हम ताने को करघे पर तानते हैं, उसके बाद अन्य सारी क्रियाएं एक साथ में होती हैं। और वो सारी जो है क्रियाएं, या कह सकते हैं कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं, देखिएगा स्टेप टू स्टेप। पहला है स्टडिंग, फिर है पिकिंग, फिर है बेटनिंग या रीड से ठोकना, कह सकते हैं। जैसे हम उसको धागे को
जब करघे पर चढ़ा देते हैं, फिर जैसे एक लाइन कंप्लीट हो जाती है, फिर हम उसको रीड करते हैं, ठोकते हैं ताकि वो कसाव ले ले, नहीं तो ढीला ढीला बुनाई हो जाएगी कपड़े की। आपने देखा होगा, जैसे देखिए तागे की जो कताई होती है, घर्षण होता है, तो वो जो है कपड़े को आप देखेंगे, कभी कभी सूती कपड़ा होता है, देखिए बिल्कुल बहुत पतला पतला सा होता है, बहुत दूर दूर बारीक बारीक उसमें रेसे आपको देखने पर दिखेंगे। और कुछ होता है कि बिल्कुल धागे का घनत्व कि कितने प्रति इंच में कितने धागों का प्रयोग किया गया है, तो वो घना वस्त्र बनता है, तो वो ठोक करके उसको बनाया था। फिर है लपेटना, उसके बाद है छोड़ना, फिर हम छोड़ देते हैं। करघे से उतरे कपड़े को ग्रे गुड्स कहते हैं और यह हल्का पीला लिए होता है या मटमैला कपड़ा होता है, पहनने के योग्य नहीं होता है। इस पर फिर जब वो करघे से कपड़ा उतरता है तो धीरे धीरे उस पर बहुत सारी प्रक्रियाएं की जाती है, फिनिशिंग की, मर्सराइजिंग, इस तरह से जो है टेंटरिंग, मर्सराइजिंग, इन प्रक्रियाओं के द्वारा फिर वस्त्र तैयार होते हैं। इसके बाद देखिए, अब हम इतना जानने के बाद कुछ प्राकृतिक रेशों के बारे में हम पढ़ेंगे, सब नेचुरल फाइबर्स। तो इसमें हम सबसे पहले कपास को पढ़ते हैं। कपास के बाद फिर जो है हम देखेंगे जितने भी प्राकृतिक जगत के हैं उनको स्टेप टू स्टेप नेक्स्ट वीडियो में। अभी इसमें तो सिर्फ कपास के ही बारे में है। आइए देखते हैं। कपास हमें कपास के पौधे से प्राप्त होता है। इसमें सेलुलोज 91% होता है। देखिए किसी किसी बुक में 90% में भी मिल जाएगा, इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है। वो आपको आंसर एज ए आपको जो है जैसा भी आपको ऑप्शन मिलेंगे उसके अनुसार देना है, तो इसलिए आप 90 से 91 भी कह सकते हैं। इसके पौधे में पहले फूल लगते हैं, फिर जब फूल धीरे धीरे बड़े होकर झड़ते हैं तब उसमें कोए बढ़ जाते हैं, और उसी कोए का जो बीज होता है, कोयर भी कहीं कहीं आपको लिखा मिल जाएगा, या कोए या कोयर, तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना। और उसी के किनारे किनारे रुई की तरह हल्का हल्का आप लोगों ने देखा होगा, उसी के नीचे नीचे चारों ओर कपास के रेशे के रूप में वो लिपटी रहती है। ये अन्य रेशों से छोटा होता है रेशा, इसलिए इसको स्टेपल रेशा कहते हैं। इसके पेड़ की लंबाई लगभग 3 से 5 फीट तक की होती है। इसे किंग ऑफ फाइबर भी कहते हैं या कपड़ों का राजा भी कहते हैं कपास को। फिर आइए देखते हैं हम। और कपास सबसे ज़्यादा इसकी कताई की प्रक्रिया भी बहुत सरल है, और ये जो है हमारे लिए और सबके लिए उपलब्ध है, इसलिए इसको सार्वभौमिक रेशा भी कहते हैं, यानी कि गरीब अमीर हर व्यक्ति इसको प्रयोग कर सकता है, इसलिए इसको सार्वभौमिक रेशा कहते हैं। फिर आइए देखते हैं इसके उत्पादन में कितना समय लगता है। इसके उत्पादन में लगभग 1 वर्ष का चक्र, अगर वर्ष में पूछेगा तो 1 वर्ष, और अगर दिन में आ रहा है तो 200 दिन के लगभग इसका समय लगता है। फिर इसके लिए जलवायु कैसी होनी चाहिए, तो जलवायु इसके लिए उष्णकटिबंधीय होनी चाहिए और मिट्टी काली होनी चाहिए, क्योंकि ये पानी बहुत सोखती है और इस कपास के लिए पानी बहुत ज़्यादा आवश्यक है। फिर है व्यास, इसके रेशे का व्यास कितना होता है, ये भी जो है कहीं कहीं 12 से 20 आपको देखने के मिलेगा, या फिर 16 से 20 माइक्रोन इसका व्यास होता है। और इसके रेशे का घनत्व कितना है, 1.52 तक की लगभग इसका रेशे का घनत्व होता है। फिर आइए देखते हैं कपास के रेशे की लंबाई कितनी होती है। लंबाई इसकी 1.5 से 2.5 इंच तक होती है। फिर देखिए जो है अनुप्रस्थ काट पर देखने पर इसकी संरचना कैसी दिखेगी, आपको बल खाते फीते के समान देखने को आपको मिल जाएगी कपास के रेशे की संरचना। और इसके बाद हम देखते हैं जलने पर गंध कैसी मिलती है। जलने पर गंध होती है, पीले लौ के साथ ये जलता है। आपने कभी देखा होगा जो पूजा करते हैं तो कच्ची रुई जिसमें होती है, बाती भी बनाते हैं, तो जब वो जलती है तो पीले लौ के साथ जलती है। आप बिना तेल के ऐसे जला कर कभी देखिएगा, पीले लौ के साथ जलेगी और जलने पर कागज़ के जैसे जलने की गंध आएगी। फिर है गीली होने पर ये 30% इसकी मजबूती बढ़ जाती है। यहाँ पर अंडरलाइन हम किए दे रहे हैं, नोट डाउन कर लीजिएगा। प्रश्न है कि कपास के रेशे की मजबूती गीले होने पर घट जाती है या बढ़ जाती है, तो हमें ध्यान रखना है कि गीले होने पर इसकी मजबूती बढ़ जाती है। और कितने प्रतिशत, तो लगभग 30%, क्योंकि ऊन में आप आगे पढ़ेंगे, कन्फ्यूजन नहीं होना, ऊन में भी उसकी मजबूती क्या होती है, उसकी मजबूती घट जाती है। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखने की बात यह है कि कपास की मजबूती बढ़ जाती है। यह एक रेशा है। कपास की मिल सर्वप्रथम 1818 में कलकत्ता में खोली गई थी। फिर आइए देखते हैं कपास की कताई के चरण। ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके चरण मैंने सीरियल से लिख दिए हैं, आप इनको अपनी कॉपी में ज़रूर नोट डाउन कर लीजिएगा। सबसे पहला है हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग का अर्थ है कोए इकट्ठे करना। ऐसे क्वेश्चन बन सकता है, हार्वेस्टिंग का क्या अर्थ है,
छाटना, गांठ बांधना, खोलना या कंघी करना या कोए इकट्ठा करना। तो इसलिए हमने दोनों का भाषाओं में लिख दिया है, आप उसका अर्थ भी समझ लीजिएगा। हार्वेस्टिंग कोए इकट्ठे करना, गिनिंग बिनौले निकालना, सॉर्टिंग का मतलब है छांटना, फिर है ब्लेंडिंग, इसका मतलब है गांठ बांधना, फिर है ओपनिंग एंड ब्लेंडिंग, इसका मतलब है खोलना व मिलाना। जब हम गट्ठर को पहुंचाते हैं मिल तक तो फिर उसको खोलते हैं और आपस में मिलाते हैं। फिर है कार्डिंग, इसका मतलब है धुनाई करना, धुनाई करके रेशों की जो अशुद्धियाँ होती हैं, धूल कण गंदगी, उन सबको धुना करके छांट देते हैं और उनकी अशुद्धियाँ अलग हो जाती हैं। फिर है कॉम्बिंग, कंघी करना। फिर है ड्राइंग, खींचना, खींचने का मतलब है समानांतर करना, रेशों को बीच बीच में हम समानांतर करते रहेंगे। फिर है रोइंग, घुमाना या ऐठन देना, इसी को हमने बताया था अभी कि ट्विस्टिंग भी कहते हैं। फिर है सिल्वरिंग या पोनी बनाना या चोटी बनाना भी कहीं कहीं लिखा रहता है। फिर है स्पिनिंग, कताई करना। फिर नेक्स्ट है वेविंग, बुनाई करना। इसके बाद आपका वस्त्र तैयार हो जाएगा। फिर है उस पर हम फिनिशिंग करेंगे, फिनिशिंग यानी कि परिसज्जा, फिर डाइंग, रंगाई, पेंटिंग, छपाई। थैंक यू फॉर वाचिंग। आइए अब हमको आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारा सेशन कैसा लगा। फिर हम नेक्स्ट सेशन में आपको क्या पढ़ाएंगे ये आप हमको ज़रूर बताइएगा कमेंट करके कि क्या आपको पढ़ना है। आप अगर टॉपिक बता देंगे तो हमारा थोड़ा हौसला बढ़ जाता है कि इस टॉपिक को हम पढ़ाएं, इसलिए प्लीज़ आप हमको बताइएगा ज़रूर।